हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। यहाँ पर आज हम करने जा रहे हैं, हमारा जो पैड बैच होता है उसमें प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, तो वहाँ के डाउट हम लेने जा रहे हैं क्योंकि डाउट नहीं हो रहे थे, इसलिए बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 था और वहाँ जो टेस्ट हुआ था उसका हम मैथ से शुरू करने जा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि एक आदमी है, वो एक आदमी को 2400 रुपये 3 वर्ष के लिए और दूसरे आदमी को 3600 रुपये 5 वर्ष के लिए ब्याज की समान दर से, अर्थात दर क्या है, समान, उधार देता है। पवन को ब्याज के रूप में कुल इतने रुपए मिले तो ब्याज की अनुमानित दर बता दीजिए। साधारण ब्याज यहाँ पूछ रहा है, अर्थात वो कह रहा है कि मैंने, एक आदमी था, उसे 2400 रुपये दिए। कितने रुपए? 2400 रुपये। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो हमें पता है कि जब हम ब्याज निकालते हैं वो होता है मूलधन गुना दर गुना समय। तो हमने यहाँ समय लिख लिया। दर क्या? दर आर, आर लिख लेते हैं, बटे 100। ये जो पहला व्यक्ति था महेश, इतने पैसे उससे आए। फिर अगर मैं कर दूं प्लस, फिर कह रहा है कि 3600 रुपये दूसरे के व्यक्ति को दिए जिसका समय कितना था, 5 साल, लेकिन वहां भी ब्याज की दर क्या थी, बराबर थी। अर्थात अगर मैंने यहाँ आर ली है तो यहाँ भी आर, बटे 100। समझ रहे होंगे। तो मैं काट लेता हूँ इस 100 से, ये 100 खत्म, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। तो क्या बचा मेरे पास? 24 या 72 आर। भाई 24 या 72, अब 72 की गुना आर में, प्लस 36 पंजे 180, 80 आर, बराबर कितने रुपए मिल रहे थे? बराबर मिल रहे थे 1200 रुपये। तो मैं यहाँ रख लेता हूँ कि बराबर 1200, क्योंकि महेश से और जोन से दोनों से इकट्ठे कर करके उसे 1200 रुपये मिल रहे थे जिसने भी उधार दिया होगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं, 70 80 क्या होता है, 252, 252 आर बराबर 1200। और आर का मान मुझे निकालना है, तो आर का मान 1200 बटे 252। समझ रहे होंगे। तो यहाँ हम देख लेंगे इसे काट करके। मैं इसे काटता हूँ, 2 से काटता हूँ 600, और इसे 2 से काटता हूँ मैं 100। 2 से काटता हूँ, 2 कम 2 भाई जी, 26 दूनी 52। और काट लेंगे हम, यहाँ काट करके देख लेंगे कि हमारा जो आंसर है वो क्या आता है। आप कोशिश करिए। ये आंसर जो आएगा वो लगभग आएगा 4.76% के आसपास। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। आसान था ना सवाल। आप थोड़ा ध्यान दिया दिया कीजिए सवालों पर एग्जाम के दौरान, या जो भी प्रैक्टिस सेट आपके चल रहे हैं उनके दौरान। देखो ये सवाल कितना आसान था, लेकिन कुछ बच्चों से बन नहीं पाया। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो कह रहा है, थियागो कोई व्यक्ति होगा, उसको 5 विषयों में औसतन 50% अंक मिलते हैं, औसतन, और वे अंक 20, 18 अनुपात 16 अनुपात 14, 12 के अनुपात में है। अगर उत्तीर्णता का अंक प्रतिशत अधिकतम अंक का 60% हो और प्रत्येक विषय के समान अधिकतम अंक हैं, तो परीक्षा में वह ऐसे कितने सब्जेक्ट हैं जिनमें वह अनुत्तीर्ण अर्थात फैल रहा। तो देखो हम मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि विषय के अधिकतम अंक समान है, तो हम सबके 100 अधिकतम अंक मान लेते हैं। कितने? 100 मान लिया, बहुत बढ़िया। तो जब मैंने 100 अधिकतम अंक माना, तो 5 विषयों के कितने अंक हुए, 100 गुना 5 बराबर 500। कितने? 500। लेकिन वो कह रहा है कि उसने जो अंक प्राप्त किए, 50% औसतन प्राप्त किए। कितने? 50। तो ये 500 तो हमारा 100% है, तो 500 का 50% कितना होगा? जाहिर सी बात है 250। ये हमें निकालने की जरूरत नहीं। अब वो कह रहा है कि मैंने एक उसमें 20 अनुपात 18 अनुपात 16 अनुपात 14 अनुपात 12, ये मेरे द्वारा प्राप्त किए गए नंबर हैं। बात समझ रहे होंगे। और कह रहा है कि उत्तीर्णता का जो अधिकतम अंक का प्रतिशत, जो उत्तीर्ण, मुझे उत्तीर्ण होने के लिए नंबर लाने हैं, वे 60% लाने हैं। और मैंने अभी, हमने क्या देखा था कि हमने अधिकतम अंक कितने चुने थे, 100। तो 100 का 60% यदि मैं देखूं, तो एक विषय में उसे 60% नंबर लाने ही लाने हैं, अर्थात 100 में से 60 नंबर जरूर लाने हैं, क्योंकि हमने अधिकतम कितना माना, 100। तो 60 नंबर उसे लाने ही लाने हैं। चलो एक एक करके चेक करते हैं। हमें पता है कि हमने जो 50% है हमारा टोटल, वो कितना है,
280। लेकिन अगर हम यहाँ चेक करेंगे इसे 20, 18, 16, 14, 12 इन सबको जोड़ करके, क्यों? क्योंकि ये भी तो जो मैंने 250 ले रखा है, ये भी तो इन सब का योगी है एक तरह का। क्यों कह रहा है कि सभी विषयों में औसतन 50% तक, तो सभी विषयों का औसतन 50% मैंने 250 निकाला। लेकिन यहाँ अनुपात में कितना है योग इनका? 80। कितना है? 80। तो मैं गुना 20 से कर दूं पहले वाले से, क्योंकि देख लूंगा कि वो 50% नंबर लाए, वो इतने 60 नंबर लाया भी नहीं लाया। कितने नंबर? 60 नंबर। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे आप लोग। देखो 20 चौक 80, तो कितना बैठता है? 62.5 के आसपास। कितने नंबर? 62.5 का। क्या ये 60 नंबर से ऊपर है? हाँ, ये तो 60 नंबर से ऊपर है। तो मुझे ये पता चल गया कि एक सब्जेक्ट तो हो गया ऐसा पहले वाला जिसमें वो 20 अनुपात में नंबर लाया कि इसमें तो हो गया पास। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि हमारे द्वारा माने गए 50% अंक कितने थे? 250। लेकिन यहाँ 50% अनुपात में इनका योग क्या है? 80। तो मैंने 250 बराबर 80 गुना 20 बराबर 62.5। कितना? 62.5। और लाने कितने नंबर थे? 60। कितने नंबर लाने थे? 60। और ले आया क्या? 62.5। इसका मतलब इसमें तो ये पास हो गया। इसी प्रकार दूसरे में चेक करते हैं कि मैं देखता हूँ कि भैया 250 नंबर, 250/80 गुना 18। क्यों? क्योंकि पहला सब्जेक्ट तो मैंने देख लिया है। गुना 18 मैंने से देखा काट कर इस 0 से, ये 0 गई, और 2 से काटा, 2 नम 18, सॉरी 2 चौक 8 और 2 नम 18। समझ रहे होंगे? मैंने इसे लगभग काट कर देखा, 6 चौक 24 ऐसे, और 6 नम 54, 54 पॉइंट कुछ आ गया। 54 पॉइंट कुछ मान लेता हूँ मैं। लेकिन 54 पॉइंट कुछ नहीं, हमें तो नंबर कितने लाने हैं? 60। कितने लाने हैं? 60 नंबर लाने हैं। इसका मतलब ये आदमी हो गया फेल। और जब ये फेल हो गया, जिसका अनुपात 18 था, तो जो इससे नीचे के वाले हैं, ये 16 वाला, 14 वाला, 12 वाला, ये तो ऑटोमेटिकली फेल हो जाएंगे। समझ रहे होंगे? क्यों? क्योंकि जिसके अनुपात में 18 थे, अनुपात 18 नंबर थे, वही नहीं पास हो पाया है। तो बाकी के जो 18 से कम वाले हैं कैसे पास हो जाएंगे? तो हम यहाँ कह सकते हैं कि वो आदमी सिर्फ एक ही विषय में पास हुआ। कौन से वाले विषय में? जिसमें वो अनुपात 20 में नंबर लेकर आया था। समझे होंगे? चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। कह रहा है लीडिंग शब्द के अक्षरों को कितने विभिन्न तरह से सजाया जा सकता है जिसमें स्वर अक्षर हमेशा एक साथ स्थित हो। अर्थात ये कह रहा है मैं कितने प्रकार से सजाऊं कि जो स्वर हैं वो एक की जगह मतलब हर बार साथ आए। तो देखो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ अपनाऊंगा कि सबसे पहले एल अर्थात व्यंजन अलग कर लूँ और स्वर अलग कर लूँ। कुछ बच्चों ने भी ये चैप्टर पढ़ा नहीं होगा तो घबराएंगे नहीं, इसे हम पढ़ा देंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने पढ़ रखा है, तो मैं यहाँ व्यंजन अलग कर लेता हूँ, स्वर अलग कर लेता हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कह रहा है कि स्वर अक्षर हमेशा एक साथ आने चाहिए। तो एल, एल के बाद मेरा व्यंजन क्या है? डी, डी के बाद मेरा क्या है? एन, और जी के बाद क्या है? अब सारे जो स्वर हैं उन्हें एक साथ लिख लेता हूँ, ई, ए, आई। ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये जो है ना एक साथ ही आने चाहिए। एक साथ मतलब स्वर हमेशा साथ आना चाहिए, चाहे तो ये वाला आ जा, चाहे ई आ जा, चाहे आई आ जा। तो देखेंगे हम लगाएंगे जो भी तरीका हमने सीख रखा है कि 1 2 3 4, 4 अक्षर तो होंगे, अर्थात चारों कॉम्बिनेशन ये बन गया मेरे पास। ठीक है नहीं? लेकिन ये बॉक्स ये भी पूरा एक की भांति व्यवहार करेगा। तो अब 4 नहीं 5 होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है कि नहीं? ये निशान जानते होंगे ना, ये हमने बता रखा है पहले ही आपको। ठीक है कि नहीं? चलो अब ये जो है ये 3 अक्षर, ये किसकी भांति व्यवहार करेंगे? इसकी भांति व्यवहार करेंगे। समझ रहे होंगे? क्यों? क्योंकि कह रहा है कि स्वर साथ आना चाहिए। अब ये वाला स्वर यहाँ आ जाए, ये वाला स्वर यहाँ आ जाए, तो हम देखो इस 5 को लिखते हैं। तो 5 कैसे लिखते हैं? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और गुना में क्या है? 3 गुना 2 गुना 1। समझ रहे होंगे? चलो तो देखते हैं कितना बैठ जाएगा हमारा। ये बैठ जाएगा 720। कुछ बच्चों की समझ में नहीं आया हुआ क्योंकि कुछ बच्चों ने ये नहीं पढ़ा है, तो उससे आप घबराएंगे नहीं। हम एक बार क्लास में चैप्टर करवा देंगे अच्छे तरीके से। बढ़ते हैं आगे, क्योंकि यहाँ अब मेरा मकसद ये तो है नहीं कि मैं आपको बेसिक बिल्कुल बेसिक बताऊँ। बेसिक बताऊँगा तो पूरा का पूरा घंटा इसी सवाल में निकल जाएगा। ठीक है नहीं? तो हम क्लास में बता देंगे। खैर जो कुछ बच्चे जिन्होंने पढ़ रखा है उनकी समझ में आसानी से आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो कह रहा है कि
जो थॉमस है उसने 13,000 रुपये की राशि ए तथा बी अलग अलग योजनाओं में, ए योजना और बी योजना में, टोटल राशि कितनी है 13,900। एक पर 14% वार्षिक ब्याज और दूसरी पर 11% वार्षिक ब्याज बराबर। कह रहा है कि यदि 2 वर्षों में पाया गया सरल ब्याज 3508 रुपये हो, कितने 8 रुपये हो, 3508 रुपये हो, तो बी योजना में निवेश की गई राशि कितनी थी। देखो, जब हमें ये पता हो कि दो अलग अलग ब्याज की दर पता हो और एक औसत पता हो, औसत मतलब ये जो 3508 रुपये हैं ये एक तरह का औसत ही तो है इन दोनों से प्राप्त, एक 14% वाले से है और एक 11% वाले से, इन दोनों से मुझे ये औसतन प्राप्त हुआ, तो मैं इसे भी परसेंटेज में बदल लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये दर जब दोनों परसेंट में दे रखी है मैं, तो मैं औसत दर भी प्राप्त कर लेता हूँ। कितनी दर? औसत दर। देखो औसत दर ये कह रहा है कि ये जो 3508 रुपये मिले, कितने 3508 रुपये कितने में मिले 13,900, कितने साल में? 2 साल में, लिख रहे हैं ना 2 साल में, ये रहा 2 साल में, गुना 100 मैं निकालूंगा, इससे मैंने ये काटा, मैंने इससे ये काटा, तो मेरा आ गया 1754/139। यही मेरी औसतन दर है कि 1754/139 आ गई मेरी औसत दर ये। चलो तो देखो, अब इसमें से इसे घटाते हैं, अब इसमें से इसे घटाएंगे, आप कहेंगे ये तो इतना आसान नहीं है, तो आप ऐसे करें कि इसे 139 को कहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ ऊपर, लेकिन गुना में कर दो। अब क्या हो गया कि ये 139 जो था वो यहाँ से खत्म, अब आराम से घटा सकते हैं। 14 की गुना और 139 की गुना आपस में करिए कि 14 गुना 139 क्या बैठेगा, 14 गुना 139 बैठेगा, अगर मैं इन दोनों की गुना करूँ तो 1946, मैं इन दोनों की गुना करूँ तो बैठेगा मेरा 1529। इन दोनों को मैं घटाऊंगा, एलिगेशन लगा दूंगा, ठीक है। तो मैंने 1754 में से 1529 घटाया तो मेरा 225 आया। मैंने यहाँ 1754 1940 ये दोनों आपस में घटाए तो मेरा यहाँ 192 आया। कितना है? 192। मैंने फिर से इन दोनों को काटने की कोशिश करी 3 से, तो ये 75 और ये मैं काटूंगा 4 से, वो सॉरी 3 से, 36 18 और ये 3 चौक 12। अब हमारे द्वारा ये जो 75:64 आया है, ये उनके द्वारा निवेश किया, जितने पैसे उन्हें दिए गए थे उन पैसों का अनुपात आया है। टोटल पैसे हमारे कितने थे? 13,900। ये जो अनुपात आया है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं 75 + 64 तो बराबर बैठेगा 139। तो हम बटे 139 कर लेते हैं और गुना 64 काटेंगे, इससे ये 100 बार कट गया, हमारा आंसर आ जाएगा 6400। तो बी ने जो राशि दी गई थी वो 6400 रुपये थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं। ये देखें कितना अच्छा क्वेश्चन था। एक अनुबंध को 92 दिनों में पूरा किया जाना है, मतलब कोई काम था उसे 92 दिनों में पूरा किया जाना। समान अक्षमता वाले 260 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 16 घंटे काम करता है। 66 दिनों के बाद ये पाया गया कि जो काम था उसका 4/7 भाग ही पूरा हो पाया। पहले से ही कार्य कर रहे व्यक्तियों की समान अक्षमता वाले, मतलब जिस अक्षमता से वो पहले काम कर रहे थे उसी अक्षमता के आदमी चाहिए हमें। कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को तैनात किया जाए ताकि जो कार्य है मरम्मत का वो समय पर पूरा हो जाए। जो भी समय दिया गया, समय कितना? 92। अब यदि प्रत्येक व्यक्ति 18 घंटे काम करता है, मतलब पहले 16 घंटे काम करता था, अब कितने घंटे काम कर रहा है? 18 घंटे। तो देखो टोटल दिन कितने हैं? 92। 92 में से 66 दिन उन्होंने काम कर लिया, तो इसका मतलब अब जो दिन बचे हैं, जिन दिनों में उन्हें काम निपटाना है, वो बचे हैं 26 दिन। तो पहले हम 66 दिन का काम देख लेते हैं कि 66 दिन का काम उन्होंने करा कितना था। देखो उन्होंने करा था कि आदमी कितने थे? 266। 266 ने, सॉरी 260, 260 आदमियों ने 66 दिन तक काम करा और हर एक आदमी ने जो काम करा वो 16 घंटे काम करा और इसमें 4/7 ही काम पूरा हो पाया। समझ रहे होंगे कितना? 4/7 ही पूरा हो पाया। लेकिन वो कह रहा है कि मेरे पास अब जो बच रहा है, जो भी बच रहा है, वो वो कितना काम बच रहा है? भाई इसी एक क्षमता वाले बल्ब चाहिए ना, बिल्कुल हमें इसी एक क्षमता वाले चाहिए। कह रहा है कि मेरे पास अब काम बच रहा है 260 व्यक्तियों के साथ कुछ व्यक्ति और लगाने हैं, तो उस और को मैं एक्स मान लेता हूँ, गुना कितने दिन का काम बच रहा है? 26 दिन का। समझ रहे होंगे कितने दिन का काम बच रहा है? 26 दिन का। कितने दिन काम करना है? सॉरी 18 घंटे काम करना है। कितने घंटे? 18 घंटे। और काम कितना बच रहा है? 3/7। आई होगी बात समझ में?
इस 7 से ये 7 काटेंगे, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, इस 3 से काटेंगे 3 चंग 18, इस 26 से ये काट लेंगे 10 बार कट जाएगा, इस 6 से ये काटेंगे 11 बार कट जाएगा। तो मेरा आंसर यहाँ देखो आया कि 10 गुने 11 गुने 4 बराबर 260 प्लस x। समझ रहे होंगे। तो हमने देखा यहाँ कि आया 11 चौक 44 और धाम 440, 440 बराबर 260 प्लस x। तो यहाँ x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर 440 माइनस 260 अर्थात 180। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे इसे। भाई क्या था, 92 दिनों का काम था, 66 दिन का कर दिया तो 26 दिन का रह गया। तो हमने देखा यहाँ कि 260 आदमी लगे थे, 66 दिन तक काम करा, 16 घंटे काम करते थे, काम कितना हो पाया 4/7। अब काम इसी के बराबर जो बच रहा है 260 प्लस और आदमी कितने लगाने हैं x, कितने दिन का काम बच रहा है 26 का, गुना कितने घंटे काम करना है 18 घंटे बटे 3/7। आपस में इन दोनों की तुलना की तो हमारा आंसर क्या है 180। चलो अगले सवाल पर हम पढ़ते हैं। कह रहा है एक वर्ग की भुजा मापते समय 2% अधिशेष की गलती की गई। 2% अधिशेष का मतलब है कि 2% कम मापा गया, अर्थात जहां 100% नापना था वहां 2% नापा गया। समझ रहे होंगे। तो बताइए क्षेत्रफल में गलती का प्रतिशत कितना होता है। तो देखो क्षेत्रफल होता है किसी भी आकृति का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अगर कोई 2D आकृति है तो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहाँ गलती हमें पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। क्या होती है, तो 2% की गलती यहाँ हुई होगी और 2% की गलती यहाँ हुई होगी। कह रहा है ना भुजा मापते समय, और वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है समान होती है। तो क्या हो रहा है कि 2 बार गलती हो गई, तो हम क्या लगा सकते हैं सदाबार लगा सकते हैं आराम से। क्या लगा सकते हैं सदाबार लगा सकते हैं। कैसे सदाबार हम जानते हैं कि 2 + 2 गुना 2/100 अर्थात 4.04। उम्मीद करता हूँ बड़े होंगे। चलो समझे होंगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है एक थैली में 2 लाल रंग के, सवाल नंबर 91, एक थैली में 2 लाल रंग के, 3 हरे रंग के और 2 नीले रंग के, अर्थात 2 लाल 3 हरे और 2 नीले। बेतरतीब तरह से 2 गेंद निकाले जानी है। कितनी गेंद निकाले जानी है 2 गेंद। बहुत बढ़िया। टोटल गेंद हम देखेंगे कितनी है 4 3 7, टोटल गेंद है 7। और 7 में से कितनी निकाली जानी है 2 निकाली जानी है। अर्थात जब 7 में से 2 निकालेंगे तो कॉम्बिनेशन जो बनेगा 7C2 का बनेगा। समझ रहे होंगे कि इतनी गेंद में से इतनी गेंद निकाली जानी। लेकिन आगे शर्त पड़ी है 2 गेंद निकाले जाने से क्या संभावना है कोई भी गेंद नीले रंग की ना हो, अर्थात नीले रंग की कोई गेंद ना निकलनी चाहिए। भाई 7 गेंद आपकी थैली में है तो, लेकिन नीली गेंद निकलनी चाहिए। जब नीली गेंद नहीं निकलनी चाहिए तो ये बताओ अब बाकी गेंद कितनी बची, क्योंकि नीली तो गई खत्म, क्योंकि नीली नहीं निकलनी चाहिए। तो अब कितने में से निकलेगी 5 में से। कितनी गेंद निकालनी 2, तो कॉम्बिनेशन किसका बनेगा 5C2। ठीक है कि नहीं। तो देखो इसे हम लिखते हैं ऐसे कि 5 गुने 4 बट्टे 2 गुना 1, ये C2 का मतलब यही है। ठीक है 7 गुना 6 बट्टे 2 गुना 1। इससे ये खत्म। तो क्या है मेरा, इसे करा 5 चौक 20 बट्टे 7 6 42। इसे हम आधा कर लेंगे और काट लेंगे, 10 दूनी 20 और 21 दूनी 42। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10/21। समझ रहे होंगे। चलो अगले सवाल में बढ़ते हैं। कह रहा है अगला सवाल, शायद ये मैथ का लास्ट सवाल होगा। 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में उपस्थित हुए। एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से 9 अंक अधिक पाता है। मतलब एक को यदि x प्राप्त हुए होंगे तो दूसरे को x + 9 प्राप्त हुए होंगे। ठीक है कि नहीं। हालांकि हमारा मकसद होता है कि हम x की तरफ बिल्कुल ना जाएं। कह रहा है और उसके अंक, किसके अंक, जिससे 9 अधिक प्राप्त हुए उसके अंक दोनों के जोड़े गए अंकों के 56% थे। मतलब यदि उन दोनों के नंबर 100% हों, कितने परसेंट हों 100% हों, तो उनमें से जिसे फालतू नंबर मिले हैं वो है 56%। कितने परसेंट 56%। तो जब इसे 56% मिले हैं 100% में से, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे 100 में से 56 को घटाएंगे 44%। ठीक है कि नहीं। अब कह रहा है कि इन दोनों में जो अंतर है वो 9 अंक का है। कहाँ लिख रहा है, ये लिख रहा कि एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से 9 अंक अधिक प्राप्त करता है।
तो हम कह सकते हैं कि 9 अंक बराबर है कितने परसेंटेज के, घटाएंगे 56 में से 44, 12% के। कितने परसेंट के? 12% के। कह रहा है तो बताओ उन्हें मिले हुए अंक। तो हम पहले किसे निकाल लें, 56% को गुना 56 करके देख लेंगे। भाई निकालने तो हैं कि किसको कितने अंक मिले, तो देखेंगे 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 और जी 3 तिया 9, 4 से काटेंगे 14 बार 14, तो हमारा आंसर आ गया 14 तिया 42, अर्थात पहले वाले को 42 मिले, जिसे ज़्यादा नंबर मिले उसे 42। जब उसे 42 मिले तो दूसरे को 9 घटा कर अर्थात 33, तो हमारा आंसर ये वाला। उम्मीद करता हूँ कि आपके जो भी डाउट थे मैथ के वो अच्छी तरह समझ में आए होंगे, सिवाय एक सवाल के, क्योंकि कुछ बच्चों ने ये सवाल जो टाइप है ये पढ़ा नहीं होगा। ये वाला अक्षरों को सजाना, ये संचय क्रमचय में आता है, ठीक है कि नहीं। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उन्हें हम एक बार ये चैप्टर करवा देंगे, ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी के सवाल बहुत ही आसान आसान अच्छे अच्छे सवाल थे जो आपको कर लेने चाहिए थे। खैर अगर समझ में नहीं आए थे तो हमारे डाउट सेशन जो होगा आपसे वो इसीलिए होगा ताकि आप अगली बार से इस तरह के सवालों को गलत ना करें। उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आई होगी। चलिए मिलते हैं रीजनिंग की डाउट की क्लास में, ठीक है।